गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे रशिया के हवाले से तो बात होगी, लेकिन रशिया के साथ-साथ हिंदुस्तान के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि वो तो वैसे रशिया का बहुत बड़ा पार्टनर है, मतलब वेपन्स के हवाले से 60% जो वेपन्स है हिंदुस्तान का, वो रशिया से अभी भी आ रहा है। लेकिन अभी जब सैंक्शंस लगी यूक्रेन वॉर के बाद, तो उसके बाद वहाँ से जो क्रूड ऑयल है, हिंदुस्तान वो आज भी रशिया से खरीद रहा है। सैंक्शंस के बाद क्योंकि आप डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकते उनके साथ, और जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी उनका पूरा फंक्शनल नहीं है उस तरीके से, जब इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस बड़ी-बड़ी होती हैं। लेकिन हिंदुस्तान अपनी ये चीज़ कर रहा है। एक तो दलीप सिंह साहब ने विज़िट भी किया था और उसमें उन्होंने ग़ालिबन इस हवाले से बात भी की थी। क्या बातें हुई और क्या हिंदुस्तान इस चीज़ को मतलब कैरी कर पाएगा, या क्योंकि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है। हमने पाकिस्तान की मिसाल भी हम दे सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी जब रशिया का विज़िट किया था इमरान खान साहब ने उस वक़्त, लेकिन क्या हिंदुस्तान को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कहेगा नहीं यार हम, क्योंकि वहाँ पे उनकी नहीं चलती, वहां से मेरे ख्याल में उनको एक सीधा जवाब आएगा दिल्ली से। तो क्या इकदामात है और इस ट्रेड को कर कैसे रहे, ये असल सवाल है मेरा। इसको समझने की कोशिश करेंगे और इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है सुमित, बहुत शुक्रिया सुमित भाई। एक तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो लोकल करेंसी में, यानी रूबल्स में या फिर इंडियन रुपीस में ट्रेड होना है, अमेरिका के बड़े कंसर्न्स है। पहले तो हमें थोड़ा सा समझा दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को भी और मुझे भी, कि कैसे मुमकिन हुआ कि मतलब आप लोकल करेंसी में करें, और फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस वाली बात पे आएंगे कि अमेरिका, क्योंकि कोशिश तो वो कर रहा है, जिसको जितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो करता है। हिंदुस्तान को शायद कम करता होगा, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान या किसी और कंट्री को ज्यादा करता होगा। लेकिन पहले ये आप थोड़ा सा ट्रेड के बारे में बता दीजिएगा, ऑयल स्पेशली ऑयल ट्रेड के हवाले से, फिर इन्फ्लुएंस की बात करते हैं आपसे। देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जो अभी ऑयल का अगर आप पूरी इकोनॉमी समझेंगे, इंडिया करीब 80 से 85% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करता है। तो दुनिया का सेकंड या थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है इंडिया एज ऑन डेट। ठीक है जी, और आप जानते हैं ऑयल की बहुत जरूरत है। अभी जो रशियन ऑयल है केवल 1.5% के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑयल है वो मिडिल ईस्ट से आता है, फिर यूएस से आता है। और कुछ हमने अभी यूएस तो बाद में आया था, पहले मिडिल ईस्ट से काफी आता था, मिडिल ईस्ट और यूएस से मिल के आता है। तो रशियन क्रूड जो केवल 1.5% है। और दूसरी बात यह है कि रशियन क्रूड को लाने में पहले दो समस्याएं होती थी। एक तो कि रशिया से ट्रांसपोर्ट करना, तो रशियनों ने बोला भाई हम आपको ट्रांसपोर्ट करके देंगे। रिफाइनरीज में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती है। अगर आप क्रूड कहीं से लेंगे तो हल्की फुल्की चेंजेस रिफाइनरीज में भी करनी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड और इंश्योरेंस ऑफ क्रूड ये रशिया ने बोला हम करके देंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो इस पे जो इंश्योरेंस का कॉस्ट होगा वो भी रशिया लेगा। उसके अलावा फकर भाई, द क्रूड इज ऑफर्ड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये एक और चीज जो आई है, ये सामने आई है, जो क्रूड डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल रहा है। और अगर आप देखिए यूक्रेन वॉर के बाद, रशियन वॉर के बाद काफी प्राइसेस बढ़े हैं। अब मसला क्रूड का नहीं है, क्रूड चलिए 1.5% है, इसको अलग करिए, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन ये सारा दिलीप सिंह साहब का वो आया था भाई कि अगर एलएसी पे हमाकत करता चाइना, रशिया विल नॉट बी विद यू, तो मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा था सिंह एलओसी का भी उन्होंने जिक्र किया था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात पे। एलएसी की एलएसी एलओसी का भी किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी उन्होंने कुछ जिक्र किया था कि इस पे हालात खराब हो सकते हैं। मतलब मैं बड़ा हैरान हूं कि व्हाट डज इट मीन बाय। मैं वही फखर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो एनएसए वो यूएस के हैं, चाइना के हैं या पाकिस्तान के, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें पाकिस्तान और चाइना के बारे में ज्यादा जानकारी थी। ये भी हैरत की बात है, चलिए कोई बात नहीं। पर अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें, जो बाइडेन ने सैंक्शंस वर्ल्ड ओवर बनाई है, उसका आर्किटेक्ट है मिस्टर दिलीप सिंह, उसका आर्किटेक्ट है मिस्टर दिलीप सिंह। वो शायद जो उन्होंने एक वो हवा बनाया था, तो उसकी वकालत करने यहाँ तक आए थे भाई। बनाया वो खेत में लगाते ना, पता नहीं पंजाब में क्या कहते हैं उसे, पंजाबी में पश्तो में क्या कहते हैं, वो गुड्डा सा लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं, स्केयर क्रो। अब जो स्केयर क्रो लगाएगा उस पर रंग रोगन करेगा उसकी, भाई ये से डरो, ये बहुत खतरनाक है। पर वो यहाँ बात हुई नहीं। और उसी दिन रात को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला विल बाय रशियन ऑयल। अब मुद्दा ऑयल का नहीं है फखर भाई, ऑयल तो 1.5% है। हमारे देखिए जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स है, जो आर्म्स है, आर्सनल है, सॉफ्टवेयर है, स्पेयर्स है, ये सब हमें चाहिए।
हमारा 60% आर्सेनल रशिया ने, ये सबको पता है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। ब्रह्मोस में रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, काफी चीजों में रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में और नए प्रोजेक्ट्स में भी। तो वो जो हमारा रशिया के साथ ट्रेड है, अगर हम ऑयल को दरकिनार भी कर ले 1.5%, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ट्रेड तो करना है ना। सैंक्शन लगे ना लगे, पर हमें तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी देखनी है, हमें तो अपने देश की सुरक्षा देखनी है, इसलिए हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा वो चीज को करने का। तो इसका तरीका करने का होता है रुपी रूबल ट्रेड। क्या कुछ जैसे मान लीजिए हम 10 बिलियन का ट्रेड करते हैं उनके साथ, एग्जाम्पल, भाई 2 बिलियन हमने रुपयों में दे दिया उसको, 1 बिलियन हमने रूबल में दे दिया, वो कहते हैं 2 बिलियन हमें दिनार में दे दो, 1 बिलियन हमें किसी और करेंसी में देख लो। तो उससे क्या होता है कि उन करेंसियों को वो उन कंट्रियों से यूज करके चीज करेंगे। जो डॉलर है एक यूनिवर्सल करेंसी है, तो डॉलर में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर रुपी ट्रेड और अल्टरनेट करेंसी ट्रेड इज ऑलवेज ऑप्शन। हमने पहले रशिया के साथ ये कर चुके, इसका मैकेनिज्म हमारे पास है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है। हाँ, मुश्किलें कुछ जरूर आएंगी, पर देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डूइंग इट, और ये हो जाएगा। और जो यूएस ने सबसे बड़ी गलती की, रशिया को स्विफ्ट से निकाल के, रशिया को स्विफ्ट से निकालने का मतलब अल्टरनेट करेंसीज में वो ट्रेड सुना उन्होंने कोई अपना सिस्टम भी अब बना लिया, कल मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था उस हवाले से। हाँ, एक उन्होंने अपना, उनका सिस्टम काफी देर से चल रहा था। एक चाइना बड़ी देर से कवायद में है कि कभी अमेरिकन ये हमाकत करे और हम डिजिटल आरएनबी में से दुनिया में ट्रेड करें। क्योंकि अगर आप देखिए, जब यूरो लाया था तो यूरो पावरफुल करेंसी है, पर डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाई, नहीं कर सका, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खिला दिया डॉलर को, पर रिप्लेस नहीं कर पाई। बिल्कुल अब सही क्या हो रहा है कि अब ये जो चीजें हो रही है, तो एक यूनिवर्सल करेंसी इसलिए थी, भाई आपके पास भी डॉलर, मेरे पास भी डॉलर, टेंशन नहीं, आप अपने अपने डॉलर देखो और काम करो। अब ये सब मतलब वर्क अराउंड, जिन्हें हम कहते हैं वर्क अराउंड, इनको मतलब ना हर एक चीज में कुछ ना कुछ सेटिंग बिठा के काम करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड है। और क्या होगा कि अल्टरनेट करेंसीज और अल्टरनेट ट्रेड ऑप्शंस खुलेंगे विच वीकन्स द डॉलर। इससे नुकसान डॉलर का है और किसी का नहीं है। दुनिया का काम तो चलेगा, हम भी काम कर लेंगे, किसी और को काम करना वो भी काम कर लेगा। तो अमेरिका देखिए उनका डॉलर कहां जा रहा है। ये बात आपकी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर किसी ने अपना अल्टरनेट निकालना है। जिस तरह हिंदुस्तान निकाल रहा है, इस तरह बाकी दुनिया के जो जो ममालिक कर सकते होंगे वो निकालते होंगे। और रशिया भी एक मजबूत मुल्क है, मतलब अमेरिका के टक्कर का मुल्क तो रशिया भी है, कोई छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है सर। लेकिन जो मुझे हैरानगी दलीप सिंह साहब की धमकी पे हुई कि वो मतलब धमकाने के चक्कर में क्या कहना चाहते हैं कि भाई ये मुल्क मतलब इनकी जागीर है कोई। पाकिस्तान ठीक है, एक बेशक छोटा होगा, इकोनॉमी कमजोर होगी, जो भी है, या हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो खैर बड़े स्केल का मुल्क है। धमकी देने का मतलब क्या है कि चलो अगर डर गए तो ठीक है, अगर ना डरे तो हम कहेंगे चल बस ठीक है, वैसे हम मजाक कर रहे थे। क्या चक्कर था ये मैं आपको बताऊं, अगर भाई अच्छा सवाल पूछे आपने। वो जो पुतला लगाते हैं ना खेत में, अब देखिए जो छोटा जानवर होता है, जो चिड़िया, कौवा, कबूतर होता है, जिसकी शख्सियत, वकार और जिसका वर्चस्व हिंदी में कहते हैं, जिसकी नौयत बहुत छोटी होती है, वो तो डर जाता है। अब जो शेर है, जो हाथी है, वो तो उससे डरता नहीं। तो दिलीप सिंह साहब शायद ये भूल गए कि वो किससे बात कर रहे हैं। भाई हमारा तो नेशनल एनिमल ही टाइगर है, और जितने शेर हिंदुस्तान में पाए जाते उतने तो कहीं नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ हर जंगल में हाथी पाया जाता है, वो टस्कर सबसे ज्यादा इंडिया में अभी आज के डेट में है। तो ये इनको क्या लगता है ना, ये गधे घोड़े को एक तरीके से माप लेते हैं कि भाई ये एक छोटा मोटा मुल्क है, उस पर रोब दाब चला लेंगे अफ्रीका में, इधर उधर यूरोप में, और वही रोब दाब आके वो भारत पर चला लेंगे। उनके भारत आने का मतलब ही ये था। और फखर भाई, एक और बहन जी भी आई थी हमारी, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जी जी बिल्कुल। वो कह रही भाई तुम ये तेल के वो कसीदे वो मैं पढ़ा रही थी, बड़े सरमल दे रही थी। जयशंकर जी ने कहा, बोला मैडम जी मैं मार्च की रिपोर्ट देख रहा था, यूरोपियन यूनियन ने 15% ज्यादा तेल लिया यूएस सॉरी रशिया से। खुद तो तुम्हारा जो इंपोर्ट है 15% बढ़ गया, तुम दुनिया भर में प्रचार कर रहे हो यार, कैंपेन चला रहे हो, ये क्या मतलब है। ऑन द कॉन्ट्ररी जर्मन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका मैं आज या कल बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा यार हम इंडिया को नहीं बोल सकते आपको क्या करना क्या नहीं करना। तो अगर डिक्टेट नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं। अगर आप थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय पीपीपी हो, बाय पॉपुलेशन वी आर 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, मिलिट्री वाइज वी आर नंबर 3, जीडीपी वाइज वी आर नंबर 5, तो आप 1.3 बिलियन लोग को आगे ये नहीं कर सकते भाई कि तुम ये करो वो मत करो। दूसरी बात फखर भाई, लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की, हमने ना इसको सपोर्ट किया ना इसको अपोज किया यार। मतलब वो वाली बात है कि मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मसला चल रहा है, मेरे घर में खाना बनना बंद हो गया, ये कैसे हो सकता है।
भाई मैं तो अपने लोगों को, जो मेरे जनता है, जो मेरे लोग हैं, जो उनके लिए फायदेमंद चीज होगा हम तो वो करेंगे ना। और हमें करनी भी वही चाहिए। हम अपने 130 करोड़ लोग का इंटरेस्ट देखें या आपके पॉलिटिकल गेम्स देखें। आप पॉलिटिकल गेम्स खेलिए, आपको रशिया पे सैंक्शन लगाना लगाइए, आपको यूक्रेन पे लगाना लगाइए, पर जो हम हैं भाई, हमारा क्या लेना देना। ना हमने हथियार दिया फखर भाई, ना हमने बम दिया, ना गोला दिया, ना बारूद दिया, ना आग में घी डाला, ना उसको ख्वाब में गफलत में रखा कि भाई तेरे को ये लॉलीपॉप देंगे, ये टॉफी देंगे। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं लड़ाई रोको, आज भी वही कह रहे हैं लड़ाई रोको। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा, जैसे मैंने बोला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मसला चल रहा है, मेरे घर में भूख हड़ताल हो गया, खाना बनता जी। बंद। भाई मुझे क्या मतलब है, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला वो सॉर्ट आउट करे, रशिया यूक्रेन का मसला वो सॉर्ट आउट करें। यार हमें क्या मतलब, आप ये क्या सोच के आ रहे हो यहाँ पे। और कई बार ना एक और चीज बताओ फकर भाई, कहते हैं ना कि जो ये इंडियन अमेरिकन होते हैं, इंडियन जी। ओरिजिन के या कुछ, जी, जी, जी। और उनको ना वो कुछ ज्यादा ही अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं टू मोर लॉयल देन द किंग, कि वो यहाँ आके लिटरली हमारी जमीन पे खड़े होके हमें धमकी देके चले गए यार। मतलब भाई अब क्या सोचते क्या हो आप, चाहते क्या हो आप। अगर उनको जियो पॉलिटिक्स आती तो मुझे नहीं लगता उन्हें ये करना चाहिए था। लेकिन सुमित जी, नो सेन डिप्लोमेसी। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल सही है। जयशंकर साहब आप लोग के बड़े, मैं कहूंगा, तगड़े किस्म के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं। मतलब जो हिंदुस्तान के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम लोग यहाँ पे उनकी मिसालें देते हैं, उनकी डिप्लोमेसी और ये सारी फॉरेन पॉलिसी की। क्या उन्होंने क्या जवाब दिया उनको, दलीप सिंह साहब को, या फिर अमेरिका के मतलब लोगों को? क्योंकि मेरे ख्याल उन्हीं दिनों में गालिबन सरगेई लारोव का भी विजिट था दिल्ली का। तो क्या मतलब, क्योंकि दो बड़ी पावर जो है वो दिल्ली में मौजूद थी, और मतलब हर कोई अपना अपना प्रचार कर रही थी, कि कोई कहता कि यार किसी तरीके से ना अपने साथ में ला लें इसको। देखिए 3 लोग आए थे, एक तो ये दिलीप सिंह साहब आए थे यूएस जी। से, रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे, और यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी, एक 2 दिन में तीनों ही आ गए थे लोग। जी। जी। अब दिलीप सिंह साहब तो कह रहे हैं भाई रशिया आपकी मदद नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। हमने उनको बताया देखिए साहब, जो हमें करना हम कर लेंगे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होगा, वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। तो रशिया मदद करे ना करे वो हमारा मसला, हम देख लेंगे। यूके वाली बहन जी को तो हमने बोला भाई आप पहले अपना 15% जो आपने तेल बढ़ा है पहले उसको जीरो लाओ, 2-4 महीने बाद जो नंबर आएगा उसके आधार पे देखेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अब जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है लॉरोव साहब, उन्होंने तो क्लियर बोला कि वी अप्रिशिएट इंडिया स्टैंड। और उन्होंने तो ये भी बोला, हम कहते हैं इंडिया को आप मीडिएट करिए हमारे और यूक्रेन के बीच। उन्होंने क्लियर बोला, और जो भी इंडिया अगर मीडिएट करके कोई बीच का रास्ता निकालता हमें वो मंजूर होगा। देखिए फखर भाई, आज के डेट में जो बाइडेन की वक्त नहीं है वो मीडिएट करे। मैक्रोन नहीं कर सकता, बोरिस जॉनसन नहीं कर सकता, आप ये जर्मनी का चांसलर नहीं कर सकता, इजराइल नहीं कर सकता। आज कहते हैं इंडिया को क्या आप मीडिएट करें। और इसमें तो ये रिलीजन वाली बात भी नहीं, दोनों क्रिश्चियन कंट्री, नहीं कि हिंदू कंट्री एक मुसलमान कंट्री, भाई आप बीच में आके, दोनों क्रिश्चियन कंट्री है। और डॉक्टर जयशंकर की बात करूं, मैं पर्सनली बताऊं फकर भाई, मैंने बहुत एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देखे, बट पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर, द वे ही हैज हैंडल्ड थिंग्स। और अगर आप देखिए जब से उन्होंने चार्ज लिया है तब से दुनिया में बहुत उथल पुथल है, बहुत टर्मोइल है। आप 10 साल पहले देखिए वर्ल्ड वाज मोर ओवर स्टेबल, इतने लफड़े झगड़े होते नहीं थे, मतलब चलता रहता था कई कोनों में। अब वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स रोज बदल रही है, इसमें जगल करना, इसमें अपने इंटरेस्ट बताना, मेंटेन करना, और इनको बचते बचाते हुए चलना। और आप देखेंगे हम तो यहूदियों के भी दोस्त हैं, हम मुसलमानों के भी दोस्त हैं, हम ईसाइयों के भी दोस्त हैं, हम ग्रीस के भी दोस्त हैं, और पारसियों के भी दोस्त हैं। तो ऐसा कोई न रिलीजन बेस्ड, न बस कीप अ फॉरेन पॉलिसी विच इज प्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच इज प्रो पीपल ऑफ इंडिया, उसको रख के चलना और सबको बैलेंस करना, जगल करना। उन्हीं दिनों फखर भाई 1-2 दिन पहले वेंगी भी आए थे, वो तो कमर्शियल जहाज से उतर के आ गए, उन्होंने तो अनअनाउंस विजिट किया। तो उनको भी हमने बताया देखो भैया जब तक ये लड़ाई वड़ाई चल रही, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। तो एग्जैक्टली। हाँ, इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया, ये सब लोग 4 दिन में आए, और ये तो अनअनाउंस्ड आ गए। कुछ हमारे आके हमें भाषण दे रहे थे, कुछ आके धमकी दे रहे थे, कुछ दोस्ती की बात कर रहे थे। और वेंगी तो शायद वही वाज टेस्टिंग वाटर्स कि भाई देखता हूँ तैयारी क्या है, कोशिश कर रहे थे कि जरा 50 बिलियन का जो ट्रेड, हालात क्या है। हाँ ना, टेस्टिंग वाटर्स कि देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो पर इस सब में अगर आप देखें, आई थिंक द डिप्लोमेसी प्रिवेल्ड वेरी वेल। एंड इवन नियाजी साहब ने भी बोला भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी दैट इज प्रो पीपल ऑफ इंडिया। चलिए उन्हें जाते जाते याद है, शायद जिन्होंने रिपोर्ट लीड दी थी
किसी हड़ताल-वड़ताल में तनख्वाह-वनख्वाह नीति होगी उनकी। पर अगर पहले उन्हें याद आता, अगर वो पहले पॉलिसी प्रो पीपल ऑफ पाकिस्तान रख दे, तो शायद आज ये दिन, आज ये जो हम देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये नहीं होती। इनफैक्ट फखर, मैं एक लास्ट बात राइट बोलूँगा, अपने आस-पास देखते हुए मुझे डर लग रहा है। आप चाइना में देखिए कोविड बढ़ रहा है, पर चाइना का कोई नंबर किसी को नहीं पता, वो तो भगवान है, खुदा ही जाने वहाँ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता लगता। श्रीलंका के आप हाल अब देख रहे हैं, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कंडीशन क्या हो रही है। तो मतलब ये जो हमारे आस-पास जो नेबरहुड है, कल डॉक्टर जयशंकर की मोदी जी से बात हुई और ये सब डिस्कस किया गया, भाई ये हो क्या रहा है हमारे नेबरहुड में? मतलब काफ़ी सारी समस्याएँ एक साथ हो रही है और मतलब इससे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे पड़ोसियों की मदद की जाए, ये सब चीजें भी हो रही है। विद ऑल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव, विद ऑल द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव, वी हैव टू आल्सो लुक एट नेबरहुड कि इनकी कैसे मदद की जाए, कैसे चलाया जाए इसको। जी ओके ओके सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े डिटेल में ये बात की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि बाकी तो ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और ये सारी चीजें चल रही होती, क्योंकि साथ साथ में आपको ये भी चाहिए होता है, क्योंकि मुल्क को चलाना होता है, उसके लिए तेल पानी और ये सारी चीजें जितनी होती है जरूरत की, ये चाहिए होती है। तो क्योंकि उसको मैं काफी दिनों से था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे चल रहे हैं, अभी भी है, लेकिन बीच में से बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इसके ऊपर वो करूं। तो आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, नमस्कार।